द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं हमजा हबीब साहब। वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 30 साल से जर्नलिज्म करते आ रहे हैं। इन्होंने MA इंग्लिश किया कराची यूनिवर्सिटी से, सीनियर पोजीशंस पे रहे हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स के साथ। हमजा साहब, मैं आज आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से। और मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में जितनी अहमियत इस इशू को दी जानी चाहिए उतनी नहीं दी जाती। मसलन इस पे बहुत कम किताबें लिखी गई हैं, बहुत कम आर्टिकल्स लिखे जाते हैं कि जेन्युइन डिबेट जो है इस मसले पर नहीं होती। तो क्या कहेंगे आप इसको कि मतलब इंडिया में ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे। जो यहाँ डिप्लोमेट्स रहे उन्होंने किताबें लिखी, जो यहाँ जर्नलिस्ट रहे उन्होंने किताबें लिखी। तो उसके मुकाबले में वो डिप्लोमेट जिन्होंने दिल्ली में सर्व किया, वो जर्नलिस्ट जिन्होंने दिल्ली में सर्व किया, उन्होंने बहुत कम लिखा है इन मौज़ूआत पर। शकील साहब, शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, उसमें एक तो मसला ये है कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंटली लिखना काफ़ी मुश्किल रहा है, और ख़ास तौर पे जो इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप्स हैं उसके ऊपर तो लिखना काफ़ी एक सेंसिटिव इशू भी रहा है। और अगर आपने लिखना भी है तो फिर वो एक वन साइडेड आपको लाइन लेके चलती है, ख़ास तौर पे इफ़ यू आर डिप्लोमेट और फॉर्मर डिप्लोमेट। अच्छा, उसमें दूसरी तरफ जो है वो इंडिया से भी के भी कुछ इश्यूज हैं कि जो डिप्लोमेट्स ने सर्व किया है, ये हुआ डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारी उनसे जो भी ऑन एंड ऑफ बात कभी होती रही है जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमको हमेशा टफ टाइम दिया है ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट। हमें कहीं भी UN के अंदर या यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हमें अंडरमाइन करने की कोशिश की है। तो उनका भी एक कंसर्न तो रहा है, वो इस चीज़ को इस तरह लेके चलते हैं। बट एट द सेम टाइम आई टोटली एग्री विद यू, बातचीत कम हो रही है इंडिया में, सर वजह से ज़्यादा भी लिखा जाता है। वहाँ सिविल सोसाइटी ज़्यादा वाइब्रेंट है, डेमोक्रेसी है, चीज़ें काफ़ी डिस्कस होती हैं, लिटरेसी लेवल ज़्यादा है, फिर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी ज़्यादा है। इस स्टेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हम इन चीज़ों पे, काफ़ी चीज़ों पे जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, क्योंकि जुडिशरी भी एक ज़माने तक काफ़ी प्रोएक्टिव रही है। तो इस वजह वहाँ तो इंडिया में किताबें पढ़ने का, किताबें लिखने का और ये सब चीज़ें करने का रिवाज हमेशा यहाँ से ज़्यादा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ हम बंगाल का ही उठा के देख लें और पंजाब हमारा अपना प्रोविंस देख लें तो शायद GDP वाइज पंजाब ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा उसकी इनकम है ये वो, लेकिन वहाँ किताबें ज़्यादा पढ़ी जाती होंगी बंगाल में कंपेयर टू पाकिस्तान। और ये दिस इज़ द केस ऑलवेज, मतलब ये कोई आज की बात नहीं है। इंडिया में किताबें सस्ती नहीं हैं, पाकिस्तान में किताबें महंगी थी। मैं माइग्रेटेड फैमिली से हूँ, तो इंडिया जाना भी रहता था अपने रिलेटिव वगैरह से मिलने, तो वहाँ जो किताबें मिला करती थी, तो आई रिमेंबर माई फादर यूज्ड टू बाय बुक्स फ्रॉम इंडिया बिकॉज दे वर क्वाइट चीप, और बड़ी अच्छी किताबें मिल जाया करती थी। आप खुद किताबें लिखते, आपने किताब लिखी भी है, आप किताबें पढ़ती भी हैं, तो इवन यू नो दिस थिंग वेरी वेल। तो इंडिया में ये लिटरेसी और एक वाइब्रेंट सोसाइटी होने की वजह से लेट्स फेस द ट्रुथ के वहाँ ज़्यादा किताबें पढ़ने का रिवाज है। तो पाकिस्तान में तो PhD स्कॉलर भी जो होते हैं वो, अभी मुझे याद है एक दफ़ा, अगर आपको याद है, तारिक बिनोरी आए थे हम सीनियर जर्नलिस्टों के ज़ैनुद्दीन साहब के पैनल में, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? तो जो मेजॉरिटी ऑफ द वो जो थे उन्होंने कहा जी हमने कुरान शरीफ है, और बाकियों ने एक पर्टिकुलर किताब का नाम लिख दिया। तो जो आपकी PhD कर रहे हैं उनका जो वो है इंटेलेक्चुअल लेवल जो है उससे अंदाज़ा हो जाता है कि क्या तो प्रॉब्लम्स तो हैं हमारी से। और जाहिर बात है, सोसाइटी का साइज इतना बड़ा है, कंट्री का साइज इतना बड़ा है, तो वो इश्यूज तो हैं। तो बात ये नहीं है पाकिस्तान में डिबेट हो रही है, पाकिस्तान में भी डिबेट होती है, लेकिन उस लेवल पे नहीं होती है। और मसला ये है कि डिबेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप कहाँ करेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे डिबेट करेंगे? तो वो है, डेमोक्रेसी का हाल सबको पता है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का सबको पता है। उन्हें भी पता है कि अगर हम ज़्यादा बात करेंगे इन इश्यूज़ के ऊपर तो हमारे लिए आगे मुश्किल हो जाएगा मामला। तो देख लें नवाज शरीफ साहब को, आप देख लें नवाज शरीफ साहब बात करते थे, नवाज शरीफ साहब आजकल कहाँ हैं?
तो बात ये है, या पीपल्स पार्टी के ऊपर तो एक ज़माने तक जो है वो टैग लगा रहा था मुल्क दुश्मनी का कि जी ये तो इंडिया से वो करते हैं और इंडिया से इनके ताल्लुकात हैं, इनसे रहा के इनसे रवाबित हैं। 80s की जो पॉलिटिक्स थी, 70s और 80s की पॉलिटिक्स, जब हम 80s में 70s 80s में बड़े हुए हैं तो हम तो ये देखते थे कि वो हर वक्त पीपल्स पार्टी के ऊपर एक वो लगा होता था कि जी ये रा के एजेंट हैं, और ये बाद में नवाज शरीफ साहब पे ये टैग लगा। अब पता नहीं पीटीआई के साथ क्या होता है, पीटीआई पे अफगानिस्तान से के लगता है, कहा जाता है कि जी ये तालिबान को सपोर्ट करते हैं और ये। तो अब क्या किया जाए इस मामले पे? तो देखें ना, डिबेट तो उस वक्त हो जब आपको कहीं स्पेस मिले, जब आपको स्पेस ही नहीं मिलेगी तो डिबेट कहाँ से होगी? आपकी फैमिली किस इलाके से आई थी पार्टीशन के बाद? जी मेरी फैमिली तो बेसिकली वालदा की फैमिली तो दिल्ली से आई थी, दे वर फ्रॉम सहारनपुर, मंगलौर। मेरे फादर जो थे वो 1961 में आए थे पाकिस्तान, और वो जॉब के सिलसिले में आए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बाकी मेरे दादा वहारा, और मेरे फादर की फैमिली अलीगढ़ से, they were basically from Lucknow, but my grandfather was क्योंकि प्रोफेसर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो मेरे फादर जो है वहाँ से आए थे। मेरे चचा तो अभी भी प्रोफेसर हैं, वो रिनाउंड हिस्टोरियन इरफान हबीब साहब जो हैं, ये माय अंकल। तो आपके फादर, उनका नाम क्या था, आपके दादा का और वालिद साहब का? जी मेरे दादा का नाम था मोहम्मद हबीब, और मेरे वाले साहब का नाम कमाल मोहम्मद हबीब था। तो माय फादर वाज अ साइंटिस्ट, और आफ्टर रिटायरमेंट ही जॉइंड द न्यूज़ एज एन एडिटोरियल कंसल्टेंट टिल हिज डेथ ही सर्व्ड ओवर देयर इन कराची। ओके, अच्छा, आपने दिक्कत का जिक्र किया कि हम ओपनली जो है चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, मतलब उसका एक प्रूफ मैं आपको ये देता हूँ कि पाकिस्तानी एम्बेसडर जो दिल्ली में होता है, आप देखिए कि वो कितने थिंक टैंक्स में, यूनिवर्सिटियों में, इवन कॉलेजेस में जाता है, ओपनली बात करता है स्टूडेंट्स के साथ। मतलब पिछले 50-60 साल में जब से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनी है, मुझे नहीं इल्म कि कोई पाकिस्तानी ऐसा एम्बेसडर होगा जो वहाँ गया नहीं, जिसने वहाँ स्पीच नहीं की। लेकिन एक भी, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, एक भी इंडियन एम्बेसडर नहीं जो कभी कायदे आजम यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया गया हो, जिसने तलबा से खिताब किया हो। हम जो है ना इंटेलेक्चुअली इनसिक्योर फील करते हैं कि हमें ये खौफ रहता है कि इंडियन अगर एम्बेसडर आ गया तो हमारे बच्चों को ब्रेन वॉश करके चला जाएगा। तो फिर देखिए, जर्नलिस्ट थे यहाँ पे इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट थे 2014 में, वी इफेक्टिवली एक्सपेल्ड देम। हमारे जो थे इदारे भी शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो करना नहीं चाहते, सीरियसनेस नहीं है कि भाई दिल्ली में जो है हम अपना कॉरेस्पॉन्डेंट रखें। तो हमारा नहीं था वहाँ पे, तो उनके यहाँ पे 2 जर्नलिस्ट थे, दोनों को यहाँ से निकाल दिया गया, उनका वीज़ा नहीं एक्सटेंड किया गया। तो ये जो है ना रवैया, आप देखिए ना कि हम एक तरफ तो कहते हैं जी इंडिया एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारे लिए, वजूदी खतरा है, और एक भी आपको एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं मिलेगा जिसको मीडिया ये समझ के बुलाए कि जी ये एक्सपर्ट है इंडिया पे, इसको बुला लो अगर आप इंडिया के बारे में कुछ चीज़ समझना चाहते हैं, कि वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कोई हुई हैं उनको एक्सप्लेन कर दे, इकोनॉमी को एक्सप्लेन कर दे, सोसाइटी को एक्सप्लेन कर दे। एक भी नहीं है, बल्कि जर्नलिस्टिक एक्सपर्ट भी नहीं है। तो मतलब ये हमारा एक लेवल है नॉन सीरियसनेस का, और फिर हम कहते हैं जी नहीं वो तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हमें तो बहुत जान के लाले पड़े हुए हैं। तो भाई आप फिर कैसे उसको समझे बगैर कैसे compete करना चाहते हैं, उसको कैसे समझे बगैर आप उसका मुकाबला कर सकते हैं? सर देखिए, उसमें सबसे बड़ा मसला तो देखिए ना, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे डील करना होता है आपको। जो हमारे जो डेमोक्रेटिक जो इदारे हैं, जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपने उनकी हालत देखी है, उनका हाउ वनरेबल दे आर, उनका उनकी अपना एग्जिस्टेंस जो है वो एट स्टेक रहता है हर वक्त। तो उनसे आप ये तवक्को करें कि वो खड़े हों आपके लिए, आपके इश्यूज के ऊपर जो है बात करें। बल्कि अगर आपको याद हो, एक दफ़ा मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ एक ये जो फरजुल्लाह बाबर हैं वही बात करते हैं, बाकी कोई तो आपने कहा था शुक्र करें गनीमत है कोई तो है। तो
तो देखे ना, बात तो यही है कि आप यहाँ बात करना बड़ा मुश्किल है। और आप देखिए, मैं एक अजीब सी बात करूँगा कि अगर आप यहाँ तहरीक लब्बैक है, या पहले हमने देखा था लाल मस्जिद के मौलवी हैं, या उससे पहले हाफिज सईद हैं, आप ये देखिए उनको कितनी स्पेस दी जाती है। अगर कोई लेफ्ट का ये प्रोग्रेसिव आदमी यहाँ पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश करता है, उसको किस तरह का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। कराची का एक वो है सिविल सोसाइटी का एक्टिविस्ट जबरान नासिर, वो इलेक्शन में खड़े हुए थे। आई थिंक जो 2018 का इलेक्शन था आई गेस, या ये 2018 के इलेक्शन में शायद वो खड़ा हुआ था। तो उसके पीछे पूरे लोग लग गए थे। अब मैं थोड़ा सा, हो सकता है लास्ट इलेक्शन था या उससे पहले वाला इलेक्शन था, मुझे याद है कि 2018 का इलेक्शन है। उसमें उसके पीछे जहां वो जा रहा था, उससे ये सवाल पूछा जा रहा था, आपका कादियानियों के बारे में क्या स्टांस है, आप पाकिस्तान को इस्लामी स्टेट देखना चाहते हैं या नहीं देखना। उसने कहा भाई, आपका बार बार उससे एक सवाल किया जा रहा था कि भाई आप, अब उससे ये सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा था वो सवाल क्यों किया जा रहा है। उसने कहा भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मैं वही समझता हूँ उनको। तो कह लेंगे नहीं, आप आवाज़ बुलंद इस बात का एतराफ़ करेंगे जी वो। तो भाई आप वो कोई रिलीजियस स्कॉलर है नहीं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, एक लॉयर है जो सिविल सोसाइटी की केसेस वगैरह लड़ता था। आप अगर वो इलेक्शन में खड़ा हुआ था और लोगों का ख्याल था कि वो जहाँ से खड़ा हुआ था, बिहार में डिफेंस की साइड से खड़ा हुआ था, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि उसको अच्छे खासे वोट मिल जाते। उसको 7-8 हज़ार शायद वोट मिले भी थे, लेकिन उसके लिए इलेक्शन लड़ना उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल अपहिल टास्क बना दिया गया था। बाकी यहाँ जो खड़े हो जाते हैं उनके लिए उनको फैसिलिटेट भी किया जा रहा होता है, वो दूसरे सेक्ट के लोगों को गालियाँ भी दिए जा रहे होते हैं। अभी जो तरीके TLP के खिलाफ एक्शन हुए, अब मैं I8 के एक पॉश सेक्टर में रहता हूँ, मतलब एक कहा जाए इस्लामाबाद का एक अच्छा सेक्टर है, साफ सुथरा। वहाँ जो मसाजिद हैं उनमें गवर्नमेंट को बुरा भला कहा जा रहा था, और कहा जा रहा था कि जी इन्होंने पता नहीं कितने मार दिए, क्या कर दिया। एक तो ये कि अगर मार दिए तो भैया वो फिगर लेके आए, आप एजम्पशंस के ऊपर तो बात नहीं हो सकती ना। हमेशा यही होता है। लाल मस्जिद वाले में भी हुआ था कि वो इतने सारे विक्टिम्स को टीवी पे बिठा के, आज वो विक्टिम्स कहाँ हैं, किधर हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। अभी फिर यही वाला मामला हुआ है कि अभी वो TLP वाले बैठ के अगर वो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और यहाँ मसाजिद में कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको कोई पैट्रनाइज कर रहा है। उनके खिलाफ अगर क्रैक डाउन नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि वहाँ कोई ना कोई इश्यूज तो हैं। और उसके बाद ये बात भी देखनी पड़ती है कि देखिए डॉन लीग्स में जो कुछ में बात आई थी सामने, वो कंसर्न्स तो हैं कि भाई लोअर लेवल के ऊपर जाके उनको फैसिलिटेट किया जाता है। अगर वो उनके खिलाफ केसेस फाइल किए जाते हैं तो उनको वहाँ रिलीज करा दिया जाता है और सब कुछ होता है। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर हम ये कहें कि जी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को तो बेचारों को यहाँ स्पेस ही नहीं है, उनको काम करने के लिए आज़ादी भी नहीं है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि जी हम ये कहें कि जी इंडिया से कंपैरिजन करें कि जी वहाँ की सोसाइटी ज़्यादा वाइब्रेंट है। भाई स्पेस मिलने की बात है ना, जब आपको स्पेस नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। फिर जिनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, जिनको वो किया जा रहा है, वही लोग ऊपर आएंगे। वही हो रहा है पाकिस्तान में, अभी तक वही हो रहा है। हमने तो जब से होश संभाला यही देखा है। तो अब आप ये जैसे अब ये तालिबान को अब हमें कह रहे हैं, तो भाई पहले आप कुछ कहते थे, आज आप कुछ कह रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं। डिसीजन मेकर्स तो हम नहीं हैं। अगर मुल्क के लिए कुछ अच्छा हो जाता है तो इट्स गुड। अगर आप ये समझते हैं कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर ना करके आप कुछ कर सकते हैं तो इट्स गुड फॉर यू, लेकिन हो नहीं रहा ना। इंडिया भाई पानी का मसला हो जाता है आपको इंडिया, आप कहते हैं कि जी वो इंडिया हमें इन्फॉर्म नहीं करता। पहले इंडस वाटर ट्रीटी पे आपने उस ज़माने में वो बेचारे जो इंडस वाटर कमिश्नर था जमात अली शाह, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे। हालांकि वो बेचारा एक टेक्निकल आदमी था, वो बताता था जो टेक्निकल उसके बाद नो हाउ थी।
अभी तक इतना कुछ हो गया है, पानी पाके देखें, अभी तक पानी का जो मेरे पास वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर से और जगह से वो आई है कि पानी का फ्लो कभी भी कम नहीं हुआ। इंडिया कह ज़रूर रहा है लेकिन इंडिया कर कुछ नहीं सका, और पानी रोकना उसके लिए तकरीबन नामुमकिन है। उसको पता नहीं कितने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी, 150-200 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तब जाके वो कुछ पानी रोक सकेगा। वो एक सिस्टम बना हुआ है, मदर नेचर ने एक आपको सिस्टम दिया हुआ है, उधर से पानी आ रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो पानी का फ्लो, अब आप ये कहें कि नहीं जी पानी रोका जा रहा है, पानी रोक रहे हैं, पानी रोक रहे हैं, अभी जारियत हो रही है, अभी जारियत हो रही है, भाई ऑन ग्राउंड तो नहीं हो रही। पानी तो आपके पास हमेशा ही पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा है आपके पास। अब मोदी साहब, ये बीजेपी गवर्नमेंट कुछ भी कहती हो, लेकिन पानी तो आ रहा है आपके पास। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिस पे कहा जाता है कि मतलब ये ऐसी बातें क्यों हो रही हैं और किस लिए की जा रही हैं। तो ये बड़ा इशू है, ये समझने की बात है कि हमने कुछ नॉन इश्यूज को भी इशू बनाया हुआ है कि पानी का हर दफ़ा एक पानी का इशू बना के बैठ जाते हैं, कभी कोई इशू बना के बैठ जाते हैं। बाकी फिर ये एक और सबसे बड़ी बात है जो हमारे यहाँ भी बड़ा वो इशू है कि जी सबसे पहले कश्मीर पे, कश्मीर सबसे एजेंडा टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। देखिए इन हालात में तो कश्मीर पे बात करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ख़ास तौर पे जो पहले बातचीत तो शुरू हो ना किसी पॉइंट पे। जब बातचीत ही नहीं शुरू हो रही तो फिर कश्मीर नो कश्मीर, ये तो एक क्या कहते हैं। हमजा साहब, बहुत से लोग ये कहते हैं जी अगर कश्मीर रिजॉल्व हो जाए ना तो फिर हमारे ताल्लुकात जो है ना बस वो 7वें आसमान पे पहुंच जाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इट इज़ गोइंग टू बी दैट ईजी। जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जनरल मुशर्रफ ने सर कहा था कराची में, और वो इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन का फंक्शन था, कि अगर कश्मीर रिजॉल्व हो भी गया तो भी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ हमारा जारी रहेगा। जी बिल्कुल। और सर कश्मीर को भी मैं समझता हूँ कि हमारी स्टेट ने कोई ये कोशिश नहीं की कि लोगों को एजुकेट किया जाए। हर मुमकिन ये कोशिश की जाती है कि आवाम तक जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो ना पहुँचने दिए जाएं। और फैक्ट्स क्या हैं सर? पाकिस्तान के आधी दर्जन से ज़्यादा लोगों ने ये लिखा है कि सरदार पटेल ने ऑफ़र की पाकिस्तान को कि आप हैदराबाद दक्कन में दखल अंदाजी ना करें, कश्मीर ले लें। सबसे ऊपर हैं सरदार शौकत हयात, उन्होंने लिखा है कि जब ये ऑफ़र आई तो मैं लियाकत अली ख़ान के पास मैं गया और मैंने कहा कि सर ये बड़ी अच्छी ऑफ़र है, इसको एक्सेप्ट कर लें, कश्मीर में हमारी कैंपेन ठीक नहीं जा रही। तो उस पर लियाकत अली ख़ान कहते हैं, शौकत तुम मुझे पागल समझते हो? मैं हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत जो पंजाब से भी बड़ी है वो छोड़ के तो कश्मीर की चंद पहाड़ियाँ ले लूँ। ये जो ऑफ़र है सर, इसको चौधरी मोहम्मद अली ने एक्सेप्ट किया, अपनी किताब में लिखा है कि इस तरह की ऑफ़र थी। फिर फिरोज़ खान नून, ही आल्सो बिकेम प्राइम मिनिस्टर लाइक मोहम्मद अली लेटर ऑन। फिर सरदार इब्राहिम जो पहले प्रेसिडेंट थे आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने अपनी किताब द कश्मीर सागा उसमें इसका जिक्र किया है। तो सर हम तो मतलब प्लेट में रख के हमें मिल रहा था, हमने नहीं लिया। और उसके बाद सर एजी नूरानी, ही वाज सच अ लीडिंग अथॉरिटी ऑन द कश्मीर इशू। उन्होंने अपनी पहली किताब 1964 में लिखी थी कश्मीर पे, और ये जो किताब है उनकी मैग्नम ओपस उसको कह लीजिए, सबसे अहम किताब उनकी, वो कश्मीर डिस्प्यूट पे है और वो कराची में छपी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी 2014 में। उसमें उन्होंने लिखा है कि जिन्ना साहब को नवंबर 47 में ये ऑफर दी गई कि हम तीनों स्टेट्स में प्लेबिसाइट करवा देते हैं, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ और कश्मीर। जिन्ना साहब ने इनकार कर दिया, और इस पे काफ़ी जगहों पे पाकिस्तान में रिव्यूज़ छपे हैं, डॉन में रिव्यू छपा है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का जो जर्नल है उसमें रिव्यू छपा है। किसी ने डिस्प्यूट नहीं किया कि एजी नूरानी ने गलत दावा किया, और वो यहाँ आते भी रहे हैं, मैंने खुद उनकी तकरीरें सुनी हैं, किसी ने उनको डिस्प्यूट नहीं किया। बड़े बड़े डिप्लोमैट्स, बड़े बड़े प्रोफेसर उनकी बात सुनते थे। तो सर ये जो हकायक हैं, जब तक आप ये लोगों तक नहीं लाएंगे तो लोग इमोशनल तरीके से ही सोचेंगे ना। अगर आप अपनी गलतियों को मान लें तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई हल भी हो सकता है और आपकी अप्रोच भी रियलिस्टिक हो सकती है। अब आपने अगर सिर्फ आवाम को चंद नारे फीड करने हैं कि जी कश्मीर हमारी शाहराग है, और अगर आगे से कोई पूछ ले कि भाई शाहराग के बगैर आप जिंदा कैसे हैं 78 साल से, फिर आप क्या जवाब देंगे?
फिर आप कहते हैं जी हम तो सपोर्टर हैं कश्मीरियों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के, और सेल्फ डिटर्मिनेशन ये कैसी है, इंडिपेंडेंस का ऑप्शन नहीं है उनको। जी जी। हाँ, और ये पाकिस्तान में बहुत से एक्सपर्ट्स आपको ये बताएंगे कश्मीर पे जिन्होंने स्पेशलाइज किया है कि ये यूएन रेजोल्यूशन से पाकिस्तान ने निकलवाया ऑप्शन, कि ऑप्शन थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। और सर ये देखिए कि हमारे जो हैं वहाँ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ने के लिए आपको हल्फ देना पड़ता है कि आप न सिर्फ नजरिया पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं बल्कि नजरिया इल्हाके पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं कि कश्मीर की एक्सेशन जो है वो पाकिस्तान से ही होगी। आपकी पार्लियामेंट में ये नारे लगते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो सर सेल्फ डिटर्मिनेशन का ये मतलब तो नहीं होता। सो आई मीन व्हाट गेम्स आर वी प्लेइंग, हु आर वी ट्राइंग टू फूल, कोई सेल्फ डिल्यूजन है क्या है? मैंने कई लोगों से पूछा कि यार मुझे बताओ पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी है क्या, व्हाट इज योर रेड लाइन की जी आप इससे आगे नहीं जा सकते, क्या है? क्या आप उस वक्त खुश होंगे जब पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो है लद्दाख बशमूल लद्दाख वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा? उससे शॉर्ट ऑफ दैट यू विल नेवर बी हैप्पी। तो सर क्या है, मतलब एमबी नकवी का सर मैं कई दफा कोट कर चुका हूँ, एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, यू मस्ट बी फेमिलियर। जी जी जी, कराची से उन्होंने सर लिखा, हेरल्ड में लिखा, आई थिंक इट वाज जुलाई 88, उसमें उन्होंने लिखा कि 65 में हमने कश्मीर हासिल करने के लिए जंग करके देख ली, उसमें हमें नाकामी हुई, तो हमें समझ जाना चाहिए था कि इनफ इज इनफ, हमें चाहिए था स्टेटस को एक्सेप्ट करते एंड वी शुड हैव मूव्ड ऑन। तो हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होते, हमें फायदा होता। मैंने सर उन दिनों में आई वाज अ स्टूडेंट, आई वेंट टू आगा शाही साहब जिनको कहा जाता है डीन ऑफ पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक जी कोर्स, बिल्कुल। गुरु थे वो हमारे डिप्लोमेट्स के। तो उनको मैंने कहा सर एमबी नकवी साहब ने ये लिखा है, आप क्या कहते हैं? तो उनका जवाब बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था, कहते हैं एमबी नकवी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन ये बात जो उन्होंने की है ये पंजाबियों को कौन समझाएगा, वो 60% है पाकिस्तान का। दिस वाज हिज रिस्पांस, ही डिडंट से कि जी एमबी नकवी ने अनप्रिंसिपल्ड बात की, उन्होंने गलत बात की। उन्होंने कहा पंजाबियों को कौन समझाएगा। तो सर क्या पाकिस्तान में कोई रीथिंकिंग है? प्राइवेटली मुझे पता है लोग कहते हैं कि यार कोई कश्मीर का मसला नहीं है, मसला हल हो चुका है, लेकिन ओपनली जो है आपके नेशनल टीवी पे या किसी अखबार में कोई लिखने की जरूरत नहीं करता कि भाई इनफ इज इनफ, ये जो स्टेटस को है इसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे आज आप कर लें, चाहे 10 साल बाद कर लें, 20 साल बाद कर लें। क्या कहेंगे आप? सर इसमें मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूँगा। दूसरी बात ये है कि ये आजकल बड़ा हो रहा है कि जी वो लियाकत अली ख़ान को जो है ना वो सिंध में भी बड़ा एक ट्रोल किया जाता है कि जी वो उन्होंने यहाँ लाके लोगों को बसा दिया था और ये हुआ था। और कराची में अगर आपने देखा होगा कि वो एक रूरल अर्बन डिवाइड जो है को दोबारा से बढ़ गई पीपल्स पार्टी की, और उसमें कराची में क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुई, लोगों में रिसेंटमेंट थी, तो ज़ाहिर बात है फिर वो लोग जो हैं अगला पिछला सब लेके आ जाते हैं ना, तो वहाँ बड़ा मसले मसाइल होते हैं। वो अब वहाँ सिंधी जर्नलिस्ट काफ़ी, क्योंकि उनकी भी काफ़ी नो हाउ और वो है, तो वो लियाकत अली ख़ान का केस लेके आ जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या चीज़ें थी, वो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, वो देखना बड़ा ज़रूरी है। अब फिर लोगों का ये कभी भी नहीं ख्याल था, लोगों का ये ख्याल था कि एक ये लूज सी एक स्टेट बनेगी जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप देखें कि 60 तक जो है, अर्ली 65 की वॉर से पहले तक लोगों का आना जाना लगा रहता था, कोई इतना इशू होता नहीं था। बल्कि मैं तो ये भी, क्योंकि मेरे फादर ने खुद माइग्रेट किया है अर्ली 60s में, तो जो हम आपको ये सुन के हैरानी होगी कि वो उस वक्त तक बिल्कुल लोग आना जाना लगा हुआ था। बल्कि बहुत सारे लोगों का ये तो ख्याल था कि जो वहाँ हिंदू माइग्रेट करके गए वो भी शायद उनमें से कुछ हिंदू वापस आ जाएं, ये ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये चीज़ें वहाँ क्योंकि, लेकिन एक चीज़ ये हो गई थी कि क्योंकि मुसलमानों को जॉब्स मिलनी कम होती जा रही थी, तो जो भी इवन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलता था तो उसको आराम से पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में ये जॉब। और फिर नेहरू साहब ने जो लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे स्पेशली यूपी में, तो वहाँ मुसलमानों की बहुत सारी, क्योंकि वो एग्रीकल्चरिस्ट थे,
उनकी ज़मीनें थी, उनसे वो ज़मीनें स्टेट रेट के ऊपर ले ली गई थी। तो उनके लिए उनको वो लगा कि उन पे ज़मीन तंग की जा रही है, तो उन्होंने माइग्रेशन की। तो देखा जाए तो लेट 50s और अर्ली 60s में भी बहुत माइग्रेशन पाकिस्तान में इधर हुई है, लेकिन उस वक्त तक ये नहीं था, सिचुएशन इतनी ख़राब थी नहीं। फिर एजी नूरानी साहब ने बहुत बड़े डिप्लोमेट, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने एक जिन्ना साहब इल्ज़ाम भी, मेरे एक हमारे इंडियन दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि एजी नूरानी ने ये तो उन्होंने कहा कि जी जिन्ना साहब ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा था। तो मैंने कहा कि भाई अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा था और उनके स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स थी और कुछ इंडियन कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट थी, इट क्लियरली शोज़ कि जिन्ना का नहीं ख्याल था कि हालात इस नहज पे पहुंच जाएंगे। अगर कायदे आज़म को ये मालूम होता कि हालात ऐसे हो जाएंगे, तो हो सकता है कि वो अपनी बॉम्बे की प्रॉपर्टी भी बेच देते। उन्होंने नहीं बेची। तो बात ये है कि यह लियाकत अली खान का जो अपनी करनाल जगह पे जो उनका बहुत बड़ा एक हवेली, बहुत बड़ी हवेली थी, मतलब तो उस पे उन्होंने किसी किस्म का क्लेम लिया हुआ था। तो ये कहते ना सारी चीज़ें। और ये भी एक मामला है कि जी लियाकत अली और कायदे आज़म के रिलेशंस भी कोई जिस तरह हमारे यहाँ बताया जाता है कि अच्छे थे, वो था नहीं। क्योंकि कायदे आज़म साहब ने आज तक कभी किसी मतलब पॉलिटिकल पार्टी को इन अ लॉन्ग रन तो वो किया नहीं था। तो वो ऑटोक्रेटिक किस्म के एक आदमी थे। मतलब ये भी एक ये देखिए ना, ये तो फिर डिबेट निकलती है, यू नो बेटर देन मी, तो वो चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो अगर हम पास में चले जाएंगे ना, तो वो गुत्थियाँ सुलझाने से कोई फ़ायदा है नहीं। हमें ये देखना है कि अभी इस वक्त सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। हम लोगों को दोनों की जो स्टैंड ऑफ हुआ है, जो हम लोगों को सार्क के डिसफंक्शनल होने से इस रीजन को कितना प्रॉब्लम हो रहा है। किसी रियल इशू पे बात नहीं हो रही है, पॉवर्टी पे बात नहीं हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ पे बात नहीं हो रही है। इंडियंस बेचारे जो हैं बाहर धक्के खा रहे हैं, पाकिस्तानी बाहर धक्के खा रहे हैं। ये 1500 $1,500 की नौकरियों में जो हैं वो जाते हैं और ये बेचारे वो कर रहे होते हैं। दुनिया में लोग इनसे तंग आए हुए हैं कि इंडियन पाकिस्तानी हर जगह चले आते हैं। तो अब आप मुझे बताएं ना कि इंडियंस जो हैं वो अमेरिका में उनको होता है कि जी ये सारी जॉब लेने एक वजह जो ट्रम्प इंडिया के खिलाफ थोड़ा सा कर भी रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है ना। देखे ना कि उन्होंने इंडिया के H1 वीज़ा के लिए कितनी जो उन्होंने वो बढ़ा दी है, H1 वीज़ा की तादाद में कितनी कमी कर दी है। तो इंडिया को जो एक था कि जी हम एक जिस तरह चाइना को की हेगेमनी हो गई है, ये चाइना पे अमेरिका डिपेंडेंट हो गया, वो हम पे भी डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अमेरिका तो नहीं चाहेगा कि टेक इंडस्ट्री जो है वो इंडियन हाईजैक कर लें। तो वहाँ ये सोचने की बात है कि इंडिया को ये सोचना चाहिए कि भाई आपने ये जो रीजन है या पाकिस्तान, हमारी जो भी स्टैब्लिशमेंट है या हमारी जो भी रही सही पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई ये रीजन जो है, इस रीजन में कितनी लोगों को प्रॉब्लम्स हो गई हैं, लोग अपनी ज़मीनें बेच बेच के जा रहे हैं। अब आप ये देखें ना कि पाकिस्तान के अंदर आपने ये आप कह रहे हैं कि जी हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। भाई ऑन ग्राउंड ये हो रहा है कि हर पाकिस्तानी जो भी थोड़ा सा बेहतर पाकिस्तानी है वो कंट्री छोड़ना जा रहा है। आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर पार्क कर रहे हैं। आपको यहाँ आपने इतनी हैवी टैक्सेशन कर दी है कि आपका मिडिल क्लास का जो भी पर्सन आदमी जो है वो चाह रहा है, फैमिली चाह रही है कि वो किसी तरह बाहर मूव कर जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा टैक्सेस कोई दे ही नहीं सकता। इतनी ज़्यादा आपने उनकी लाइफ मिजरेबल कर दी है। आपने 18% GST कर दिया है। आपने उनके ऊपर आपने उनकी हर जगह फीस, आप गाड़ी का टैक्स दे रहे हो तो उसमें लिख रहा है जी एडवांस इनकम टैक्स। अरे भाई आपने मुझसे टैक्स मुझे निचोड़ लिया है, अब आप मुझसे एडवांस इनकम टैक्स गाड़ी पे भी ले रहे हैं, गाड़ी के टैक्स पे ले रहे हैं। आपने हर चीज़, फिर आप ये कह रहे हैं कि जी आप वो फाइलर बन जाएंगे तो फाइलर से आपको जो है ना 100-15-20 हज़ार का जो है साल का कोई बेनिफिट हो जाएगा। तो मतलब ये तो मजाक है ना। आप जो टैक्स नहीं दे रहा उनको आप वो पकड़ नहीं रहे। तो अभी जो ये 27th अमेंडमेंट की बात हुई है, उसमें एक ये पॉपुलेशन वाली बात भी हुई है और वो ये, लेकिन मेरा ख्याल में कि आई वॉश होगी, इसमें कुछ नहीं होगा। मामला वही था कि जी वो फील्ड मार्शल तायात होंगे, दूसरी चीज़ें होंगी,
और मामला जो थे प्राइम मिनिस्टर को जो है वो ससना रहेगा जब तक वो प्राइम मिनिस्टर, उसके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकेगा। इनको तमाम उम्र जो है वो पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिलेंगे। अब पाकिस्तान में आप रेवेन्यू तो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बीइंग इकोनॉमी कवर करता हूँ तो मैं समझता हूँ इन इश्यूज के ऊपर ये बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो इकोनॉमी से लिंक है, और हर जगह पैसा मैटर करता है, रिसोर्सेज मैटर करते हैं। तो उसमें वहां भी यही आ रहा है कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जी रेवेन्यू तो बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं हो रहा। आके पार्लियामेंट के में जो है वो पर्क्स एंड फैसिलिटी काम वाम उन्होंने, आप पार्लियामेंट में जाएं जो कमिटीज में जो कुछ हो रहा होता है, मजाक हो रहा होता है, चलें जी हम वहाँ चले जाते हैं, वो फ्लड आया था वहाँ देख के आते हैं सिचुएशन क्या है, भाई वहाँ हमारा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में हमारा जो है ना अब इंतजाम अच्छा कर दीजिएगा, कमेटी आ रही है और कमेटी में बैठ के बातें हो रही है, चेयरमैन कह रहा है कि जी वहाँ खाने पीने का अच्छा इंतजाम करिएगा, हम देखेंगे कि वहाँ क्या। अब मतलब किसके रिसोर्सेज हैं, पूरे 9-10 लोग जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, भाई आप एक बंदा भेज दें वहां से, वो आपको आके रिपोर्ट कर देगा कि वहाँ ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। अब वहाँ के इश्यूज नहीं आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है आपको कि लोगों की ज़मीनें जो हैं वो ज़मीनें ली जा रही हैं, उधर उनके जो स्टेट गेस्ट हाउसेज वगैरह हैं, ये वो सब चीज़ें पे जो है वो कंट्रोल में ले ली गई हैं। वहाँ वो पार्लियामेंट में कोई आदमी शोर वोर मचाता है, उसको फिर खामोश करा दिया जाता है। तो लेकिन इश्यूज तो आए अब देखें ना कि बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है, वहाँ क्या रिपोर्ट हो रहा है। आप कह रहे हैं ना वो हमारे यहाँ तो आप वहाँ कह रहे थे ना कि इंडियन जर्नलिस्ट नहीं, अब तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनको जो एक हैंड आउट इशू कर दिया जाता है उसको वो आके बता देते हैं कि भाई ये हुआ था, विच इज़ वेरी मतलब डिप्रेसिंग। और इंडिया में भी यही देखें, मतलब गोदी मीडिया ने जो इनका इंडियन मीडिया है उसने तो एक इट वॉज एम्बेरसमेंट, इट वॉज अ शेम फॉर इंडियन सोसाइटी, और इंडियन खुद एडमिट कर रहे हैं कि और वो भी सोशल मीडिया पे कि जो पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ था, ये एपिसोड हुआ था, तो उसमें जो कुछ हुआ था, जो इंडियन मीडिया ने जिस तरह रिपोर्ट किया था, मतलब उनको ना, मतलब ऐसा तो पाकिस्तान में भी नहीं हुआ, देखे ना, ठीक है मतलब वन साइडेड हो रहा है, लेकिन इस तरह का तो ना करें ना कि टोटली एक फैब्रिकेटेड एक आपने वो बना दिया कि जी कराची के पास पहुंच गए हैं, आपने कहा कि जी वो इस्लामाबाद पे फायर कर दिए हैं और ये कर दिया और वो कर दिया है। तो देखे ना वहाँ भी सिचुएशन तो कहीं से कोई और जो बात करना चाहता है उस बेचारे की बात सुनी नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि लोग बात नहीं करना चाह रहे, बात करना मुसीबत है। आप मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान में कौन सा एंकर है कि जो आके सही बात कर रहा है, वो या तो इधर होगा या उधर होगा। सोशल मीडिया वो पीटीआई के साथ लगा हुआ है और जो टीवी पे लगा हुआ है तो फिर वो ये गवर्नमेंट के साथ लगा हुआ है और कह रहा है कि जी नेशनल सिक्योरिटी और ये इशू, और दूसरा ये तालिबान जो इंडियन एजेंट हैं और वो है फला दिमाग है। भाई एजेंट कौन नहीं रहा, हमें तो आज तक समझ में नहीं आया। एमकेएम वाले भी एजेंट रह चुके हैं, नून लीग वाले भी एजेंट रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी एजेंट रह चुके हैं। अब एजेंट्स कितने एजेंट्स हैं हमें तो समझ में नहीं आता। और ये फातिमा जिन्ना तक पे जब इल्ज़ाम लगा था तो मतलब अब उस पर खैर वो तो हिस्ट्री में चला जाता हूँ, लेकिन मैं ऑन ग्राउंड आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत फ्रेजाइल है, इंडिया की भी कोई अच्छी नहीं है, चैलेंजेस बहुत हैं। सबसे बड़ा चैलेंज पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉवर्टी है, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है, और सिर्फ यही हो रहा है कि तुमने जहाज गिरा दिए थे, हमने ये कर दिया, और वो कह रहे हैं कि IMF ये कर्जा मांगते रहते हैं, इससे मांगते रहते हैं, चीन से मांगते रहते हैं, उससे मांगते रहते हैं, वो वाली बातें हो रही हैं। तो और हम खुश हो रहे हैं कि जी ट्रम्प इंडिया को जो है ट्रोल कर रहा है, इंडिया के खिलाफ को आए दिन जो है इंडिया के खिलाफ बात वो करता रहता है, आर्मी चीफ क्या को बड़ा प्रेस कर रहा है, वो शाबाशी प्राइम मिनिस्टर को भी शाबाशी दे रहा है। तो
तो बात ये है कि वो तो इंडिया अमेरिकन का तो कुछ, उन्होंने तो हक्कानी, जब वो थे सिराजुद्दीन हक्कानी या कौन थे, उनको भी स्टेट प्रोटोकॉल दे दिया था रोनाल्ड रेगन ने। वो तस्वीरें भी आज तक मीडिया पे पड़ी हुई हैं। तो बात ये कि उनसे तो आप नहीं कर सकते ना, वहाँ तो नेतन्याहू को भी खूब प्रोटोकॉल मिलता है। तो हम अब कोई वो बेंचमार्क तो है नहीं अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स की अपने डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अपने इश्यूज हैं, अपने इंटरेस्ट हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा जो मिडिल क्लास है, जो एजुकेटेड क्लास है, वो बड़ी डिप्रेस है, वो मुल्क छोड़ना चाहती है। जहाँ तक रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, ट्रेड नहीं होगा, बल्कि अभी SDPI की कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 रोज, तो उसमें गुड टू हियर फ्रॉम डॉक्टर आबिद सुलेरी ने एक बात की कि भाई हमें समझना चाहिए ये हमारे रीजनल प्रॉब्लम जो हैं, ये रीजनल प्लेयर्स को खुद बैठ के सॉल्व करने होंगे। और उसमें उन्होंने ये बात कहा कि रीजनल प्लेयर्स को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, और ये हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, टेररिज्म, और ये सारे इश्यूज जो हैं, ये इश्यूज हमें खुद बैठ के सॉल्व करने होंगे। और यहाँ मैं थोड़ा सा उधर भी करूँगा कि जैसे PTI वाले कहते हैं कि भाई ये इश्यूज हमारे जो पश्तून से, ये हमारे इश्यूज हम बैठ के सॉल्व उनसे करना चाहते हैं, तो लेट देम गिव हिम अ चांस। क्योंकि बहरहाल वो दुरन लाइन पे या जो भी उनके अपने आपस में ट्राइबल एरियाज के, उनके अफगानिस्तान से जो रवाबित हैं, मतलब वो आज के तो नहीं है, बल्कि वो एक ही कौम है। तो वो इश्यूज भी बैठ के बहुत सारे 50-60% इश्यूज जो हैं वो वहाँ सॉल्व हो सकते हैं। अभी आप ये देखिए ना कि यहाँ हम लोग टमाटर के लिए तरस गए। पहले क्या होता था कि फॉरेन इंडिया से टमाटर आ जाया करता था, अफगानिस्तान नहीं, बाद में भी ये होने लगा था अफगानिस्तान से आ जाता था। अब ना इंडिया से आ रहा था ना अफगानिस्तान से आ रहा था। ईरान का टमाटर था जो लोगों से खाया नहीं जाता था, वो आपको 250-300 रुपए जो है ना किलो टमाटर मिल रहा था। तो आप लोगों की ज़िंदगी, जो छोटे छोटे जो लोगों को बेनिफिट्स भी हो जाते थे नेबरिंग कंट्रीज से, उसको भी आपने ख़त्म कर दिया। तो ये इशू समझने के है कि भाई लोगों की ज़िंदगियाँ के लिए, लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। आप ये कह रहे हैं कि जी हमने वो, मतलब जीत गए हार गए, इवेंचुअली देखा जाएगा आप कहाँ खड़े। तो exactly. हम तो इस वक्त हमारा बड़ा मसला हुआ है ना, ये हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि आपको इंडिया आपको बुरा लगता है, लगे, इंडिया वालों को हम बुरे लगते हैं, लगे, लेकिन मसला ये कि बात तो करनी पड़ेगी ना आपको। आपने बात की इंडिया के मीडिया की, देयर इज नो डाउट कि a section of Indian media reported in a very irresponsible manner, लेकिन सर वहाँ पे, लेकिन सर उस पर फिर क्रिटिसिज्म भी बहुत आया, इंडिया के अंदर से क्रिटिसिज्म हुआ। बिल्कुल आया। और हमारे यहाँ जो है जितने दावे किए गए कि हमने फलां एयरपोर्ट भी तबाह कर दिया, हमने फलां चीज भी तबाह कर दी, वो दे वर नॉट फैक्चुअली करेक्ट। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी आवाज नहीं उठी। अब इंडिया में एक साहब हैं परवीन सानी, जी वो एडिटर हैं, जी हाँ एडिटर हैं वो फोर्स के। ही इज अ वेल नोन डिफेंस एनालिस्ट। वो हमें जब भी बात करते हैं वो क्रिटिकल असेसमेंट दे रहे होते हैं। ही इज क्रिटिकल ऑफ द आर्मी, द आर्म्ड फोर्सेस एंड सो ऑन। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई ऐसी आवाज नहीं है। यानी सिर्फ मोहित पीरजादा ने ये लिखा था, अब वो अमेरिका में है, उन्होंने ये कहा अपने एक ब्लॉग में कि भाई ये फैक्ट ये है कि हमारे मिसाइल उतने एक्यूरेट नहीं थे जितने इंडिया के थे। उन्होंने ज़्यादा डैमेज किया, हमारे मिसाइलों ने कम डैमेज किया, और वक्त आ गया है कि हमें एक ऑनेस्ट डैमेज असेसमेंट देनी चाहिए। लेकिन मुल्क के अंदर जो है किसी ने ये बात नहीं की। इवन सर नजम सेठी जिनसे हम एक्सपेक्ट करते थे कि वो कोई इंडिपेंडेंट बात करेंगे, उन्होंने भी कह दिया कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम। तो मतलब ये जख्म छिड़कने वाली बात नहीं है दूसरी पार्टी के। आप ये कह सकते हैं जी हमारा हाथ नहीं है इसमें। आप जब ये कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसका मतलब आपने खुद अपने बंदे कत्ल किए हैं। नजम सेठी जैसा बंदा ये कह रहा है, और फिर ये कहा कि 9/11 भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये जो पैलेस्टीनियंस ने अटैक किया था अक्टूबर में, वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसराइल पे जो अटैक था। इस हद तक हमारे इतने सीनियर लोग चले गए। और सर बात यह है
मैं कश्मीर पे अगर हम वापस आए कि सर कश्मीर पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है क्या, व्हाट डू दे रियली वांट। अब देखिए यूएन रेजोल्यूशंस की भी बात होती है। अब यूएन रेजोल्यूशन कितने लोगों ने पढ़ने का तरद्दुद किया है, क्या कभी हमारे मीडिया ने एजुकेट करने की कोशिश की कि उनमें क्या था। खुद हमने अपोज किया उन यूएन रेजोल्यूशंस को। जो रेजोल्यूशन नंबर 47 है, विकिपीडिया पे जाएं तो वहां आपको डिटेल मिल जाएगी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने उसको अपोज किया। उसने कहा कि इस रेजोल्यूशन के होते हुए तो फेयर और फ्री प्लेबिसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान अपनी तमाम फोर्सेस को, तमाम ट्रूप्स को वापस बुलाएगा, और जो वहां पे पाकिस्तानी वहां जो रूटीन में वहां नहीं रहते, पाकिस्तान से गए हैं लड़ने के लिए या किसी और मकसद के लिए, उनको भी वापस बुलाएगा। और इंडिया जो है वो इंडिया विल विड्रॉ द बल्क ऑफ इट्स फोर्सेस, कि यानी 100 फौजी अगर उनके हैं तो वो 51 को वापस बुला लें तो वो बल्क वापस हो गया। तो हमने कभी खाली किया कश्मीर को? तो यूएन रेजोल्यूशंस के नाम पे हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अभी भी आपने देखा होगा चंद दिन पहले जो है वो जम्मू के शुहदा का दिन मनाया गया, बड़े बड़े ऐड आए, उसमें लिखा जी हम जी यूएन रेजोल्यूशंस की पासदारी चाहते हैं। तो सर उस वक्त आपने यूएन के रेजोल्यूशंस को खुद अपोज किया कि इनकी मौजूदगी में तो हो ही नहीं सकता प्लेबिसाइड। उससे भी बढ़ के सर आपको तो प्लेट में रख के मिल रहा था। और सर लियाकत अली खान को मैं टारगेट नहीं कर रहा था, आपने जो कहा सर जिन्ना साहब से पूछे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता था जी। और जूनागढ़ की एक्सेशन सर उन्होंने कबूल की, और हमारे एक एम्बेसडर हैं कराची में रहते हैं वो, उन्होंने ये लिखा कि दैट वाज अ बिग मिस्टेक, कि हमने उनका नाम मेरे ख्याल में अमीन, शाहिद अमीन है। जी 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 उनका तखार हो गया। जी 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 शायद। अच्छा, उन्होंने एक किताब लिखी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, और वो कह रहे थे मेरी इस किताब में ये मैंने लिखा है, जो मैंने पढ़ा भी, कि एक्सेप्टिंग जूनागढ़ एक्सेशन वाज अ ग्रेट मिस्टेक बाय पाकिस्तान, और इससे हमारा कश्मीर पे केस इरोड हो गया। और कहते हैं फॉरेन ऑफिस के बहुत से दोस्त मेरे नाराज हो गए कि आपने ये क्यों लिख दिया। यानी सच नहीं हम लिख सकते सर। अभी मैं ये किताब देख रहा हूं, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, फ्रैक्चर्ड पास्ट, अनसर्टन फ्यूचर, और एजाज अहमद चौधरी जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी होते थे, अमेरिका में एम्बेसडर रहे और जगहों पे भी रहे, उन्होंने इतनी वन साइडेड किताब है सर कि मैं हैरान था कि यार रिटायरमेंट के बाद भी आप सच नहीं लिख सकते। यानी जो ट्राइबल इन्वेजन है उसको ऐसे डिस्क्राइब किया है कि जैसे कोई पिकनिक थी वो, और फिर ये कहा कि जी इंडिया ने देखें सडनली जो है ना ये 1 अप्रैल 1948 को हमारा पानी बंद कर दिया। उसकी बैकग्राउंड नहीं दी कि भाई उससे पहले एक इंटरम एग्रीमेंट हुआ था और उसमें कहा गया था कि इन 3 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान और इंडिया इस मसले को रिजॉल्व करेंगे। पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी किसी एहलकार ने कोशिश ही नहीं की कि भाई हम इस मुआहदे को एक्सटेंड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो नहीं बताना। तो सर मतलब ये वन साइडेड जो है, हमारा मीडिया भी इस तरह से वन साइडेड रिपोर्ट करता है, यानी इंडिया को आपने बुरा दिखाना है। सो दैट इज द मिशन। अगर किसी चीज में वो अच्छा दिखाई दे तो फिर हमने उसको रिपोर्ट नहीं करना। सर पिछले दिनों मुझे ये पता चला एक इंडियन पैनलिस्ट के थ्रू कि जब इंडस वाटर ट्रीटी हुआ तो इंडिया एक्चुअली गिफ्टेड मनी या डोनेटेड मनी, जो लफ्ज भी आप यूज करें, उन्होंने 62 पाउंड्स दिए पाकिस्तान को। बाकी मुल्कों ने भी दिए कि आप अपने रेजर्वायर्स, डैम बनाए जी जी वो बना लें। तो मुझे ये बताइए कि हमारी किसी किताब में जिक्र मिलता है कि जी इंडिया ने 62 पाउंड्स आपको दिए थे? यानी हम समझते हैं कि जी ये तो, वो मैंने फेसबुक पे लगाया ना, तो लोग कहते हैं जी वो तो हमारा हक था जी, वो तो इंडिया ने ये किया था, इंडिया ने वो किया था। भाई चाइना ने अपर रपेरियन होते हुए लोअर रपेरियन के साथ एग्रीमेंट तक नहीं किया, टर्की ने नहीं किया आज तक, इंडिया ने किया। और सर नेहरू पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि यू आर ओवरली जेनरस टू पाकिस्तान, आपने पानी भी उनको ज्यादा दे दिया और उसके बाद फिर इतने पैसे भी दिए। तो ही सेड के जी आई बॉट पीस विद पाकिस्तान। और वो पीस क्या क्या हुआ भाई, फिर ऑपरेशन जिब्राल्टर हो गया, 65 की जंग हो गई। सर वो अब 65 की वॉर, वही 65 वॉर भी एक वजह यही थी कि मुस्तकिल जो था वो यहाँ से जो थी वो लोग जाके वो इंडियन कश्मीर में वहाँ मुसीबत की हुई थी उन्होंने, वहाँ
मिलिटेंट जाके और वहाँ जाके और वो था। लेकिन बात की हुई थी जो ये ट्राइबल इन्वेजन जो हुआ था और जिसमें वो कहा कहते हैं कि जी हमने आज़ाद मकबूल आज़ाद कश्मीर का जो थोड़ा बहुत हिस्सा है वो लिया। तो वो जो ट्राइबल फोर्सेस थी उन्होंने जो वहाँ लूटमार की थी वो भी ऑन रिकॉर्ड है। और उसके जो इनके थे शेख अब्दुल्ला जो थे, उमर अब्दुल्ला के दादा जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तो आतिश चिनार में उसका बड़ा लिखा है कि क्या कुछ हुआ था वहाँ कश्मीर में। और अभी तक उनके कुछ लोग जिन्होंने वो फेस किया था, बच्चे थे या थे, वो अभी तक मेरे एक दोस्त हैं, उनकी दादी ही की अभी डेथ हुई थी, तो उसने बताया कि उनकी दादी बताती थी कि उसमें जो कुछ हुआ था कश्मीरियों के साथ, जो लूटमार वहाँ हुई थी, ट्राइबल फोर्सेस ने जो कुछ किया था वहाँ, उसकी वजह से एक बहुत शदीद गम और गुस्सा था और वो बहुत अरसे तक रहा था ये सिचुएशन। लेकिन फिर बाद में वो कुछ इंडियन साइड से उनको इश्यूज आने लगे थे, फिर हमारा बड़ा फोकस रहा कश्मीर के ऊपर, तो वो मामला जो है इशू जो था हमने फिर इसको 90s में और 80s में उठा लिया। फिर आप देखें, लेकिन कुछ चीज़ें उस वक्त भी समझने की थी जो नहीं सके कि जूनागढ़ और हैदराबाद, दक्कन, महारा टेक्निकली आपको मिल नहीं सकते थे ना। देखिए ना, इतना बड़ा बीच में गैप है, इधर है जैसे ईस्ट पाकिस्तान का हुआ था, वो मतलब वो एक अननेचुरल किस्म का जो था ना, वो कि जी एक कंट्री है, उसका एक पार्ट जो है पता नहीं कहीं है, आपको पूरा सी क्रॉस करते हुए इंडियन सॉइल क्रॉस करते हुए आपको जाना है, बाय एयर इंडियन सॉइल क्रॉस करेंगे, उनका सी का हिस्सा जो उधर से आप जाएंगे वो करेंगे। लेकिन बट एट द सेम टाइम इंडिया का भी थोड़ा सा नेगेटिव, जैसे वो कहते हैं, कहा जाता है कि जी उन्होंने मुक्ति बानी का सपोर्ट किया था या किया था। अगर इंडिया उसमें 1971 के जो एपिसोड था उसमें अगर न्यूट्रल रहता तो मेरे ख्याल में एक चीज़ कही जा सकती थी कि इंडिया जो है उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं होता। यहाँ आप ये देखें ना कि वो वलीकास का वो आपने जो सिविलियन कार्गो जो था उसको भी आपने हिट करना शुरू कर दिए थे इंडियन फोर्सेस ने। वलीकास जो हैं उनका इतना बड़ा शिप था, उसको उन्होंने हिट किया था। तो बहुत सारा ये था कि जी जब आप सिविलियन टारगेट्स भी को मतलब वो करने लगेंगे तो फिर एक लेफ्ट बैड टेस्ट। तो ये कहना कि हमने तो ठीक है, देखिए हमारा फिर मैं इस पे आऊँगा कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी लैक करती रही है शकील साहब। तो हमारे यहाँ जो थे ना, कोई भी आके बैठ गया और वो वन मैन शो होता है कि जी वो कहा जाता है कि जी मुशर्रफ वो अमेरिकन के आगे लेट गया और उसने कहा जी हाँ आप आ जाएं। वो कहते हैं जी नवाज शरीफ जो था वो एक फ़ोन कॉल पे जो है वो बिल क्लिंटन के पास जाके खड़ा हो गया। तो ये वाली बातें मतलब हर कोई कहते भुट्टो साहब को जो है वो अमेरिकन ने फांसी पे चढ़वा दिया और मतलब लॉट ऑफ मतलब जैसे कहते हैं स्पेकुलेटिव जो हैं चीज़ें आती रहती हैं और उनको कहीं से सब्सटेंशिएट नहीं किया जा सकता, उनको वो नहीं किया जा सकता। बट एट द सेम टाइम ये जो अब बात ये है कि जब तक, लेकिन उसको कहीं ना कहीं तो आप कोई प्लेटफॉर्म रखेंगे जहाँ से ये बातें डिस्कस हों। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम अगर पास्ट को डिस्कस करते रहेंगे तो बहुत मसाइल हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं बैठ के ये तो करेंगे भाई, ये जो चैलेंजेस जो आजकल के चैलेंजेस हैं, जो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम आई हुई है, हम फेस कर रहे हैं। अब इंडिया में जो बंगालीज का वो कहते हैं कि जी इशू है और वो तो बीजेपी गवर्नमेंट उसको हिंदू मुसलमान मामला बना के टैकल करी है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। लेकिन ये इशू तो है कि इमिग्रेंट्स कहीं से आते हैं तो वो लोकल लोगों की जॉब्स खा जाती। अब मुझे याद है कि 80s में कराची बंगालियों से भरा हुआ था, आपके हर घर में नौकर जो था वो 80s और अर्ली मिड 90s तक जो है वो बंगाली नौकर हुआ करता था। और वो लोग कहते थे कि यार ये बंगाली तो इतना आ गया है, आप उसको बॉर्डर पे रोकेंगे तो ये ज़मीन से निकल आएगा। इतना बंगाली था कराची के अंदर। लेकिन वो इकोनॉमिक सिचुएशन इसकी बांग्लादेश की ठीक हुई तो वो वहाँ से चले गए। मिडल ईस्ट में उनकी एक बड़ी मार्केट बन गई, चीप लेबर के तौर पे वो मिडल ईस्ट चले गए। अब वो कराची में बंगाली बहुत ही आपको
कम मिलते हैं तकरीबन। उनकी 70-80% पॉपुलेशन जो थी वो जो भी आए थे इलीगल इमिग्रेंट्स, तो वो खुद ही चले गए, उनको किसी ने निकाला नहीं, वो खुद ही चले गए। तो बात ये होती है कि आप एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, आप एक थोड़ी सी लिबरल सोसाइटी क्रिएट करें, और ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ सबके लिए स्पेस हो, तो फिर ये इश्यूज भी ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। आपने जो जिस तरह की फोर्सेस क्रिएट की हुई हैं वो प्रॉब्लम है। अब हम पहले तो आपने किसी हिंदू के पीछे लगा दिया, कभी ईसाई के पीछे लगा दिया, अब आप अपने ही डिफरेंट सेक्ट के लोगों के पीछे लगे हुए। आपको वहाँ तहरीक लब्बैक वाले यहाँ फैजाबाद में पकड़ के कह रहे हैं जी 4 कलमे सुनो, वो 4 कलमे तो है ही नहीं भाई, कलमा तो एक ही है, बाकी तो सारी दुआएं। अब आपसे, लेकिन बात ये है कि उनको स्पेस मिल रही है ना। आप अगर आप आके कैपिटल में बैठ जाएं, मतलब इस्लामाबाद में, अच्छा फिर क्या है कि जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं या सिंध में जिनको पानी के इशू में बेचारे टेल एंड के गांव थे, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए, उनको पानी, उनको सुप्रीम कोर्ट तक आने नहीं दिया जाता, वो नेशनल प्रेस क्लब से आगे नहीं आ सकते, और अब उनको नेशनल प्रेस क्लब भी नहीं आने दिया जाता। तो एक तरफ तो ये है, एक तरफ ये वो कहते हैं कि जी हम खड़े होके कहते हैं कि जी हम 2 घंटे के नोटिस पे इस्लामाबाद बंद कर सकते हैं। हमें पूरे इस्लामाबाद के 9-10 रास्ते जो है ना उनका हमें पता है कि कहाँ से लोग, हम जो है ना वो ब्लॉक कर, हम इस्लामाबाद में जो है ना वो आ सकते हैं। तो पॉलिसी तो आप जैसे नेशनल एक्शन प्लान था उस पे भी मतलब क्या अमल दरामद हुआ, क्या नहीं हुआ, उसका भी हमें अभी तक नेट रिजल्ट जो है सामने नहीं आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो चाइनीज यहाँ सीपैक पे लोग थे, उनसे हम पूछते थे कि भाई ये क्या आप समझते हैं डेवलप, वो कहते हैं कि देखें आपको 2 चीज़ें हैं, आप ये 2 चीज़ें आप समझ लें। एक तो ये कि आप ये इंडिया आप ये डिसाइड कर लें कि आपको ये मुल्क चलाना किसने, सिविलियन ने चलाना है या मिलिट्री ने चलाना है, और हमें किसे डील करना है। हम मिलिट्री लीडरशिप से डील करें या सिविलियन से। हमारा कंसर्न नहीं है पाकिस्तान में कि ह्यूमन राइट्स इशू क्या है, हमारा कंसर्न नहीं है कि हमारे मुल्क में जो है वो डेमोक्रेसी है, आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है नहीं, ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है। हमें आपसे बिजनेस करना है, लेकिन डील कैसे करना है आप ये क्लियर करें। और दूसरा ये कि आप इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और आप ये देखें कि हमने भी तो इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर किए, और हमने क्या किया कि हमने कहा कि डू ट्रेड विद अस। कहने के जब वो मोदी इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा था तो हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा इंडियन बिजनेसमैन कहने लगे मोदी गो टू हेल, डू बिजनेस विद अस। और कहने लगे बिजनेस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया चाइना जितना भी बिजनेस हुआ, बायलैटरल ट्रेड हुआ, उसमें किसी किस्म का कुछ नहीं हुआ। तो कहने लगा भाई आप ट्रेड क्यों नहीं करते हैं, आप इंडिया से ट्रेड करें, ये इश्यूज जो हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। उसने फिर कहा कि ताइवान से हम ट्रेड नहीं कर, लेकिन ताइवान को हम टच नहीं करते हैं, हम ताइवान जहाँ जो बिजनेस कर रहा है, जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये वो, बल्कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि ताइवान को हम फैसिलिटेट करते रहें, और ताइवान भी हमें जो है ना ख्वामखा हमें तंग नहीं करता। तो देखें ये चीज़ें हैं कि आप जब आप एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, आप इश्यूज बढ़ रहे हैं, आप बिजनेसमैन जो है, अब पाकिस्तान, आप जैसे पाकिस्तान के चावल है वो इंडिया अपना टैग लगा लगा के बेच रहा है, विच इज़ रॉन्ग। मतलब ये तो अनएथिकल प्रैक्टिस है ना कि पाकिस्तान का चावल है या पाकिस्तान का आम है, आप एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने पाकिस्तानी आम किसी थर्ड पार्टी से खरीदा और उसको चीज़ें जो हैं आपने बाहर बेचनी शुरू कर दी। तो यहाँ मतलब हमारी अपनी इंटरनल वीकनेसेस हैं, बट एट द सेम टाइम इंडियन साइड को भी दिखना चाहिए कि भाई आप जब किसी कंट्री से डील कर रहे हैं, आपके साथ एक कंट्री है, तो यू हैव टू, क्योंकि इंडिया के सिर्फ हमारे साथ मसले तो है नहीं, बांग्लादेश के साथ भी इनके भी मसले। देखें हम तो हैं बुरे, हमें तो कह दिया बुरा आपने, इंडिया कौन सा है, नेपाल से इनके मसाइल हैं, बांग्लादेश से इनके मसाइल हैं, भूटान से इनके मसले मसाइल हैं, बांग्लादेश से इनके मसले मसाइल हैं। तो जब इनके अपने, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इंडिया एज वेल। इंडिया अपना हेगोमनी जो है उसको
गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, वो उसको वो बीइंग मैं तो ये समझता हूँ कि एक रीजनल जो उसे वो फादर फिगर है, उसको थोड़ा सा ग्रेशियस होना चाहिए, उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसको डील करते हुए वो करना चाहिए। और बेस्ट तो ये था कि जी स्टेट टू स्टेट जो है वो ट्रेड होने दे, ईस्ट पंजाब का वेस्ट पंजाब से ट्रेड हो, राजस्थान का सिंध से ट्रेड हो। अब आप ये कह रहे थे ना, जैसे मुशर्रफ के दौर में ये हुआ था, तो मुन्ना भाव और उसका जो था खोखरा पार का रास्ता खुलने की बात हुई थी, तो सिंधियों में एक बहुत सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई थी कि बहुत सारे जो है ना कहीं एक और इंडिया से माइग्रेशन ना हो जाए मुसलमानों की। तो वहाँ वहाँ सिंध में एक बहुत सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी। तो ये देखें, ये सारे इश्यूज चलते हैं, सिर्फ ये कश्मीर वाकई इशू नहीं है, देयर आर अदर इश्यूज एज वेल। और अगर हम इंडिया से चाहते भी ताल्लुकात, तो हमें ग्रेजुअली बढ़ना पड़ेगा। एकदम तेजी से अगर हम उसमें करने बैठ जाएंगे ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लाइक इंडिया में प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, अगर आप अलाउ कर दें इंडियंस को, तो इंडियन यहाँ आके आपकी प्रॉपर्टी, मैं और आप लोग जो है होमलेस हो जाएंगे, वो यहाँ आके प्रॉपर्टियाँ खरीद लेंगे। पाकिस्तानी अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा इतने पैसे में प्रॉपर्टी, क्योंकि वहाँ इतनी महंगी इतना लैंड इतना महंगा हो गया है। तो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू गो ग्रेजुअली, और ग्रेजुअली जाना पड़ेगा। और अपने जो हमारे चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उनको डील करने के लिए कोई भाई एक कॉमन स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत होगी, और डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन से इश्यूज हैं जिनको हम एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे। कि बाबरी मस्जिद आ गया, कोई दूसरा इशू आ गया, अब वो बाबरी मस्जिद का इशू सॉल्व हो गया नहीं दे रहा। अब इंडिया में भी देखें ना किस तरह के लीडर हैं। असद ओवैसी को मैं तो समझता हूँ कि ही इज़ अ प्रॉब्लम, he is not a he is not a solution। वो सोल्यूशन की तरफ नहीं जाता है, वो भी मुसलमान वोट बैंक को जो है वो उनके सेंसिटिव इश्यूज को लेके खड़ा हो जाता है। उसका भाई जो है वो इंडियन वो हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट बातें करता रहता है, उसकी वीडियोस भी जो है लीक। तो भाई आप ऐसी चीज़ों में क्यों पढ़ रहे हैं? और वहाँ लोग जो बैठे हैं, अब बहुत सारे तो लोगों का ये कहना है कि असद ओवैसी इस वजह से भी मोदी वो करता है क्योंकि वो उनके लिए वोट काटता है। सेक्युलर वोट जो है, मुसलमान वोट किसी सेक्युलर पार्टी को वोट जाए तो उसका वोट काटने के लिए असद ओवैसी को यूज किया करता है। वो आराम से 40-50 हज़ार वोट कहीं से ले लेता है इंडिया में, और वो जो है पार्टी अब आप देखिए ना बिहार के इलेक्शन में, लेट्स सी कि बिहार के इलेक्शन में क्या इशू है, लेकिन बिहार के इलेक्शन में कोई रिलीजन इशू नहीं है। वहाँ वो नहीं है क्योंकि जो नीतीश कुमार है, ही इज अ सेक्युलर एवरीबॉडी नोज। वहाँ दूसरी तरफ जो है वो लालू प्रसाद के जो बेटे हैं वो कर रहे हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जी हर चीज़ हिंदू मुस्लिम की उसमें पैराई में नहीं देखी जाती, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेकिन बट एट द सेम टाइम कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उन इश्यूज हैं, और वो मेजॉरिटी का जो है ना वो इट इज़ लिंक विद वो लिंक विद इकॉनमी। कि जी इकॉनमी में जब तक कैपेसिटी नहीं होगी, इकॉनमी में ग्रोथ नहीं होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, तो हमारे इश्यूज जो हैं वो कॉम्प्लेक्स रहेंगे। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि सार्क को आप फंक्शनल करें और इस पे बात की जाए। और ये हमारा बड़ा एक तकलीफ दे कि हम वाकई हमारे यहाँ जो है सार्क के ऊपर कुछ नहीं लिखा जा रहा, कोई बात नहीं हो रही कि भी सार्क का होना कितना ज़रूरी है, सार्क का फंक्शनल होना कितना ज़रूरी है। अच्छा हमजा साहब, आपने बात की ईस्ट पाकिस्तान की कि इंडिया ने जो रोल प्ले किया 71 में, तो उस पर सर इंडिया में कुछ लोग थे ऐसे जो कहते थे कि हमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर आप ये देखिए कि 1 करोड़ के करीब जो है बंगाली दे टुक रिफ्यूज इन इंडिया। तो उस पर फिर जो है वो जो दूसरा फरीक था उन्होंने कहा यार कब तक हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज है, तो 1 करोड़ लोगों का जब आपके ऊपर बोझ पड़ जाता है तो यू हैव टू मेक अ डिसीजन। और ये देखिए हमारी जो रूलिंग एलीट थी उसके शऊर का लेवल देख लीजिए, उनके फोरसाइट का लेवल देख लीजिए, और उस वक्त सर कितने बड़े बड़े पेट्रियट्स, स्टांच पेट्रियट जिंदा थे। यानी
मोहम्मद अली चौधरी मोहम्मद अली जिंदा थे, खलीको जमान जिंदा थे, चीफ जस्टिस जो थे पहले अब्दुल रशीद वो जिंदा थे, और बेशुमार लोग। नन ऑफ देम स्पोक अप कि भाई बंगाली हमारे भाई हैं, इनके साथ जुल्म मत करो, ये एक पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकली रिजॉल्व करो। और सर आइए रहमान साहब ने एक दफ़ा जियो पे कहा था रऊफ साहब के प्रोग्राम में कि हमने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू की कि भाई ये एक पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकली रिजॉल्व करो। कहता लाहौर में 50 लोग नहीं मिले थे हमें जो उस पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो जाते। इतना ज्यादा वो क्रश इंडिया वाली कैंपेन चल रही थी, पीपल हैड लॉस्ट देयर रैशनैलिटी। और सर आपको याद होगा हामिद मीर का एक बड़ा मशहूर कालम है, नस्ल तो ना बदली जोग्राफिया बदल गया, जिसमें उन्होंने कोट किया है मेजर जनरल खादम हुसैन को कि जनरल न्याजी ने वहां पे क्या कहा, मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा, ये मुझे समझते क्या है। और उस पे एक बंगाली मेजर थे मुश्ताक, वो बाथरूम में गए और उन्होंने अपने सर में गोली मार ली। जी 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 जी। तो सर जालिब को भी गद्दार कहा गया था। जालिब ने बहुत बड़े बड़े प्रोफेसरों से ज्यादा समझदारी का सबूत दिया। उन्होंने कहा था मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो।